हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक टू द सेशन जिसमें आज हम लोग 10th मई के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। दिस एनालिसिस थोड़ा-सा डिले होगा, रीज़न बीइंग क्योंकि ऑलरेडी मैराथन चल रही है और मैराथन स्टार्ट हो जाएगी एंड एक चैनल पर 2 चीज़ें चलाना इट्स नॉट पॉसिबल। सो आफ्टर द मैराथन दिस वीडियो विल बी अपलोडेड, दिस एनालिसिस विल बी अपलोडेड। ओके? सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज़ न्यूज़पेपर ऑफ 10th ऑफ May। ओके, सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स अबाउट असम। सो बताया गया कि असम में ज़रूर बीजेपी जीत गई थी, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस थे कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि हेमंत विश्वास शर्मा और जो कि एक्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर थे सर्बानंद सोनोवाल, उनके बीच में क्लैश था कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन जो एक्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर थे, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर थे सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने हेमंत विश्वा शर्मा का नाम अनाउंस किया जब लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग थी। सारे एमएलएस की मीटिंग थी, तो उन्होंने हेमंत विश्वा शर्मा का नाम अनाउंस कर दिया और वो हमारे असम के चीफ मिनिस्टर होंगे। असम के 15th चीफ मिनिस्टर होंगे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे राइट इट डाउन। अगर हम बात करें हेमंत विश्वा शर्मा की, तो हेमंत विश्वा शर्मा बेसिकली पहले ये कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद इनको स्विच किया गया 2014 में, 2013 में ये 2016 सॉरी आई होप 2016 में ये बीजेपी में आ गए थे और उसके बाद सबसे ये बीजेपी से पॉलिटिक्स करते हैं। पहले ये कांग्रेस से पॉलिटिक्स करते थे, बट कांग्रेस के कुछ लीडर्स के साथ इनकी जमी नहीं और इन्होंने पार्टी चेंज करी और इनकी वजह से ये बोला भी जाता है कि ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द बीजेपीज़ डोमिनेंस इन द नॉर्थ ईस्ट। पहले बीजेपी का बिल्कुल भी डोमिनेंस नहीं था नॉर्थ ईस्ट में, बट बीजेपी का डोमिनेंस आया बिकॉज़ ऑफ दिस पर्सनैलिटी हेमंत विश्वा शर्मा, जो कि असम के 15th चीफ मिनिस्टर होंगे। ओके? अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ इट्स अबाउट द दिल्ली। तो दिल्ली में अब लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया टिल 17th मई। ओके? 17th मई तक दिल्ली में अब लॉकडाउन लगा रहेगा। सो अगेन गंगवार जो है हमारे संतोष कुमार गंगवार, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, संतोष कुमार गंगवार ने लेटर लिखा था योगी आदित्यनाथ को और उन्होंने बताया कि कोविड 19 की सिचुएशन इज नॉट गुड। वहां पर पेशेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में कैसे एडमिट एडमिट किया जाए। और उस लेबर मिनिस्टर ने, संतोष कुमार गंगवार ने, वो लेटर पब्लिक कर दिया और उन्होंने बताया कि मैंने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने यूपी की कंडीशन और यूपी गवर्नमेंट की कंडीशन बताई कि वो कैसे कोविड 19 को टैकल कर रहे हैं। ओके, तो खुद बीजेपी के मिनिस्टर ने बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और यही बोला कि आप उस सिचुएशन को सुधारें और पेशेंट्स को एडमिशन इजीली मिल जाए हॉस्पिटल्स में। ये सबसे पहले आप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। तो दिस इज अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप द सिटी न्यूज़। सो ऑन द नॉर्थ ईस्ट स्पेस, सो यस अगेन जम्मू एंड कश्मीर में भी अब लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया टिल 17th में। जम्मू एंड कश्मीर की और बुरी हालत है क्योंकि लॉकडाउन के पहले, कोविड 19 से पहले वहां पर लॉकडाउन की सिचुएशन थी, वहां पर कर्फ्यू की सिचुएशन था, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 हटाया गया था। तो वो यही मान के चलो जम्मू एंड कश्मीर तो ऑलरेडी अराउंड 3 years और 4 years से लॉकडाउन में रह रहा है। Moving further, so again, this is very, very important news. It's about eminent sculpture passed away. So एक बहुत बड़े eminent sculpture हैं, पद्म विभूषण जिनको मिला है, अवार्ड मिला है, रघुनाथ मोहपात्रा, उनकी डेथ हो गई। इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे लिए इसीलिए बन जाती है बिकॉज ही द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम उड़ीसा जो प्रेसिडेंट ने नाम अनाउंस किया था, प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था एज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में अराउंड 250 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जो साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट बैकग्राउंड से हो और डिफरेंट फील्ड से हो, जो नॉमिनेशन होता है इनका। और 12 में से एक नॉमिनेशन बेसिकली रघुनाथ मोहपात्रा का था और रघुनाथ मोहपात्रा वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा स्टेट जो कि नॉमिनेट हुए। उनसे पहले ओडिशा स्टेट से कोई भी पर्सन नॉमिनेट नहीं हुआ था राज्यसभा के लिए फॉर द अपर हाउस, बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन। इसीलिए हमारे लिए न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो राइट इट डाउन, द नेम ऑफ द पर्सनैलिटी, कौन सा अवार्ड मिला, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा टू नॉमिनेट टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ब्रैकेट में राज्यसभा। ओके, मूविंग फर्दर, सो दिस इज नथिंग अबाउट साउथ। तो हमें साउथ के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि आज हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है साउथ में। सो अगेन ऑन द एडिटोरियल पेज, तो हम इसकी बात करें तो अगेन ये एडिटोरियल हमें नहीं पढ़ना है, स्किप करना है। इट्स अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ ड्रेविनेज इलेक्टोरल डोमिनेंस। सो अगेन पॉलिटिकल न्यूज, तमिलनाडु के बारे में बताया गया।
सो दिस इज समथिंग अबाउट ट्रिप्स बिहेवियर इज यूजफुल बट नॉट अ मैजिकल पिल। अगेन ये हमने पेटेंट के बारे में है, अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है पेटेंट के बारे में, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में लास्ट के एडिटोरियल्स में, तो हमें नहीं पढ़ना है, अगेन रिपीटेटिव है, स्किप करिए। सो दिस वन इज समथिंग अबाउट, इसका ओवरव्यू अपन लेंगे, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्क किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बताया है, तो अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो अगेन दिस समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट केरला पॉलिटिक्स, तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। एंड दिस वन इज समथिंग अबाउट कि जो कि एडिटर लिखता है टू दी हिंदू, तो वो भी हमें नहीं पढ़ना है। एंड अगेन दिस समथिंग अबाउट कोविड-19, तो नहीं पढ़ना है। तो आज हमारे लिए सिर्फ एक ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड इट्स अबाउट कोविड लॉकडाउन गेन्स। एंड अगेन वन इंपॉर्टेंट जो कि अनअकैडमी का अच्छा इनिशिएटिव है, हर मंडे को एक अच्छा डेटा देती है, विद डेटा और सम इन्फॉर्मेशन, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो 2 एडिटोरियल्स आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वन इज अबाउट द लॉकडाउन गेन्स एंड अनदर वन इज अबाउट द अनअकैडमी। इट्स अबाउट द चाइनाज़ ने एक अभी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी है, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले ऑथर ने बताया अबाउट द लॉकडाउन गेन्स के बारे में। तो ऑथर ने सबसे पहले यही बताया कि अगर हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में लास्ट ईयर वाला सिनेरियो आ जाता है कि लास्ट ईयर कितना ज्यादा मिसहैप हुआ था, लोग स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। तो प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, बहुत सारे सेवरल स्टेट्स हैं जो चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग जाए। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन को टैकल किया जाए, जिस हिसाब से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स मान रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स फेवर में है लॉकडाउन के। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं इन्फेक्शन ना फैले, डिसीजेस ना फैले और डेथ रेट कम हो जाए। बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन वो चाहते हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। अब जब बात करते हैं पब्लिक की, पब्लिक ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। पब्लिक ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे, जिसके चलते कोविड-19 सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो फरवरी में अराउंड 9,000 केसेस निकलते थे डेली। अब हम मई की बात करते हैं तो मई में अराउंड 4 लाख केसेस निकल रहे हैं, है ना। फरवरी में वही, मतलब 3-4 महीने पहले ही 9,000 केसेस, और वहीं हम मई की बात करें इन अराउंड 2 से 3 मंथ्स के बीच में वो 9,000 से 4 लाख केसेस हो गए। और वो क्यों हुआ? मेन रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ रॉन्ग मैसेजिंग, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रैलीज एंड बिकॉज ऑफ लार्ज रिलीजियस इवेंट्स। अब ऑथर ने स्पेसिफाई नहीं किया पॉलिटिकल रैलीज को, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कुंभ मेला को। अगर करते तो शायद ये आर्टिकल अभी नहीं आ पाता। ओके, अब हम बात करते हैं। अब बताया गया कि जब हम 2020 की बात करें, 2020 में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि ये फैलता कैसे है, कोविड-19 फैलता कैसे, कम्युनिकेबल है कि नहीं है, कितना कम्युनिकेबल है, एयरबॉर्न है कि नहीं है। बट अभी का एविडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और डब्ल्यूएचओ ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो सार्स कोविड-19 2 है, वो बेसिकली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज है। आप जो सांस लेते हो, कफ करते हो, स्नीज करते हो, सिंक करते हो, ब्रीथ करते हो, तो अगर आप 1 मीटर किसी पर्सन के, मतलब 6 फीट के एम्बिट में हो आप किसी पर्सन के साथ जो कि इन्फेक्टेड हो कोविड-19 से, तो वो आपको हो सकता है। ओके, अब इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप गुड मास्क वेयर करें, डिस्टेंस लेके चलें और रिस्की गैदरिंग से दूर रहें। लाइक रिस्की गैदरिंग जहां पर रेस्टोरेंट में होती है, मॉल्स में होती है, रिलीजियस साइट्स में होती है, और जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, तो इन सारी चीजों को आपको बैन करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नॉन एसेंशियल पर्पस के लिए नहीं, बल्कि एसेंशियल पर्पस के लिए करनी चाहिए। जैसे केरला में हुआ रिसेंटली, केरला में बोल दिया गया है कि अब एसेंशियल पर्पस के लिए आप ट्रेवल कर सकते हो, नॉन एसेंशियल पर्पस के लिए आप अलाउड नहीं है। अब पब्लिक भी इस चीज को वेलकम कर रही है, क्योंकि पब्लिक भी अब जान चुकी है कि हाँ, वी आर प्रिपेयर्ड। लास्ट टाइम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे लॉकडाउन को लेकर, बट नाउ वी आर प्रिपेयर्ड। हमें पता है कि लॉकडाउन में क्या होता है, हम लोग किस सिचुएशन से गुजरते हैं, तो इसी के चलते पब्लिक भी प्रिपेयर्ड है। और हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की और सर्विसेज की, तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, कुछ चीजों में एग्जेम्पशन देना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट को शट डाउन ना करें, सर्विसेज को शट डाउन ना करें, होम डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, और कुछ वेंडिंग सर्विसेज को भी अलाउड होना चाहिए, जो कि इसेंशियल एलिमेंट्स है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 4,000 रिलीफ दिए हैं पुअर पीपल्स को, पुअर फैमिलीज को, पर मंथ देंगे ड्यूरिंग द लॉकडाउन। रीजन? क्योंकि अब पुअर पीपल राशन शॉप के बाहर गैदरिंग ना हो, ई पेमेंट वो ऑप्ट कर सके, ठीक है। दूसरा, डोर स्टेप पर डिस्बर्समेंट हो। तो ये तमिलनाडु का एक अच्छा स्टेप है कि आप पैसा भी दे रहे हो, पैसे के साथ साथ आप फूड आइटम भी घर पे पहुंचा रहे हो, कि राशन शॉप में पब्लिक गैदरिंग ना हो, जहां पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कोविड-19 के फैलने का। और वही बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा
कि जो ट्रैवलिंग है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो अलाउड होनी चाहिए फॉर द इमरजेंसी कंडीशंस में, मतलब फॉर द एसेंशियल कंडीशन में, विदाउट एनी हरासमेंट। उनके साथ हरासमेंट नहीं होना चाहिए। ओके। देन ऑथर टॉक्स अबाउट कि देयर आर अराउंड 37 अभी एक्टिव केसेस हैं कोविड-19 के, और अभी सबसे बड़ी सिचुएशन है वो है मेडिकल ऑक्सीजन और ड्रग्स। बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पा रही है ऑक्सीजन और ड्रग्स। ठीक है? हो सकता है अगर लॉकडाउन लगे सारे स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट अपने स्टेट में लॉकडाउन लगा देती हैं, ऐसे लॉकडाउन लगाती हैं, तो पेशेंट्स जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं कोविड-19 के, वो पेशेंट्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, केसेस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, और ये सिचुएशन जो है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन और ड्रग्स, ये भी सिचुएशन कंट्रोल में भी आ जाएगी। ओके। फिर लास्ट में यही बताया गया कि टेस्टिंग एक्सेस मस्ट आल्सो बी ड्रामेटिकली इंक्रीज बाय द मे एंड टू असेस द ट्रू स्केल ऑफ द पैंडेमिक। मतलब टेस्ट को इंक्रीज कर दो मे के एंड में, जिससे पता लगे कि पैंडेमिक कितने स्पीड से बढ़ रहा है। एंड विदाउट सच प्रोग्रेस द लॉकडाउन में यील्ड ओनली स्मॉल गेन्स सिंस द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द सिस्टम टू हैंड ओवर अनदर सच वुड हैव बीन फिटर। तो उन्होंने ये बताया कि लॉकडाउन में सेंट्रल को अब ऐसा नहीं कि लॉकडाउन लगा दो, लॉकडाउन में स्टेट गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कैसे आने वाली वेव, मतलब थर्ड वेव को कैसे टैकल किया जाए, और उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। ओके। मूविंग फर्दर, सो अगेन दिस इज अबाउट समथिंग अबाउट द आउटरीच एंड ओवररीच। सो तो सबसे पहले बस इसका ओवरव्यू लेंगे। तो ओवरव्यू में बताया गया कि हमने पढ़ा था लास्ट टू डे 4 यस्टरडे कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पे मजबूर ना करें। आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँ और प्रॉपर प्लानिंग में बताया जाए कि ऑक्सीजन कैसे डिस्बर्स करेंगे स्टेट्स को, ड्रग्स कैसे डिस्बर्स करेंगे। अब ऑथर ने इसमें लिखा कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 12 मेंबर्स नेशनल टास्क फोर्स बनाया है, फॉर्म किया है। ऑर्डर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 12 मेंबर्स नेशनल टास्क फोर्स बनाए, और वो ये देखेंगे, उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी कि कैसे इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली अलोकेट होगी मेडिकल ऑक्सीजन टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ओके। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि किसको किस स्टेट को कितनी मिल रही है और स्टेट में किस हॉस्पिटल के पास कितनी आ रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अभी 12 मेंबर्स का नेशनल टास्क फोर्स सेटअप करने की बात करी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बस इतनी ही बारे में बात किया गया और बताया गया कि टास्क फोर्स करने के क्या-क्या इंपॉर्टेंस होंगे। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो अगेन चाइना रेड क्रॉस सेंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एंड वेंटिलेटर्स। तो बताया यही गया कि जो चाइना का रेड क्रॉस है, वो उस रेड क्रॉस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स सेंड किए हैं इंडिया में। इंडिया को हेल्प मिली है, इंडियन रेड क्रॉस को मिली है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट काम है, कमेंट बॉक्स में रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, पहली बात तो। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये किसका पार्ट है, व्हाट इज रेड क्रॉस। ओके। व्हाट इज रेड क्रॉस, रेड क्रॉस किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, किसी की सब्सिडरी है कि नहीं है, यूएन का है, यूएन का नहीं है तो किसका है, नहीं है तो ये क्या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कब सेटअप हुआ था और इसका पर्पस क्या है, ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मूविंग फर्दर, सो इट्स समथिंग अबाउट द निर्मला लिस्ट टेक्स्ट वेवियर ऑन द रिलीफ गुड। तो हुआ क्या, जो हमारी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी ने लेटर लिखा था टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड टू द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। उन्होंने बोला कि कुछ कुछ कमोडिटीज पर आपको टैक्स वेव करना पड़ेगा, कुछ कुछ सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज पे आपको टैक्स वेव करना पड़ेगा, और वो लेटर उन्होंने ट्विटर पे शेयर भी किया, जिसके चलते निर्मला सीतारमण ने एक लिस्ट पब्लिश करी और बताया गया किन किन गुड्स पर हम लोग टैक्स वेव करने वाले हैं। ओके। सो अगेन, सो अभी हुआ क्या, लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट आया था एफसीआरए में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में, एफसीआरए एक्ट में एक अमेंडमेंट आया और बोला गया कि अगर किसी एनजीओ को फॉरेन एड मिलता है या फॉरेन एड कोई करना चाहता है, फॉरेन एड अगर इस एनजीओ को मिल रहा है, तो उस एनजीओ को बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका बैंक अकाउंट होना चाहिए एसबीआई में, एसबीआई बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर एसबीआई में इसका बैंक अकाउंट नहीं है तो इसको फॉरेन एड, इस एनजीओ को फॉरेन एड नहीं मिलेगी। अब एनजीओ ने पिटीशन फाइल करी दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने बोला कि जो बाय द अमेंडमेंट इन द एफसीआरए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि 31 मार्च तक आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ये डेडलाइन दी थी। अब बिकॉज ऑफ द कोविड-19, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग ये अकाउंट नहीं खुलवा पाए अपने एसबीआई के ब्रांच में, और हमारे एनजीओ को फॉरेन एड आ रहा है, और वो फॉरेन एड बेसिकली कोविड-19 के सिचुएशन में ही हेल्प होगी, उसको टैकल करने में हेल्प होगी, है ना।
तो हमें इसमें एग्जेम्पशन मिलना चाहिए और ये अमेंडमेंट हमें क्रिपल कर रहा है। क्रिपल का मतलब हमें एक तरीके से डिसेबल्ड कर रहा है टू हेल्पिंग अदर पीपल जो कि बहुत बुरी कंडीशंस में। मूविंग फर्दर, सो यस, तो अन अकेडमी का जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो अपन डिस्कस करेंगे। इट्स अबाउट द इंडिया एंड ग्लोबल पावर एक्सपिरेशन ऑफ चाइना। तो बताया गया एक वैली है, जम्मू एंड कश्मीर में एक वैली थी। अगर हम पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इट्स अबाउट शगम वैली। तो शगम वैली ब्रिटिशर्स ने पहले हैंड ओवर कर दी थी पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान ने उसको हैंड ओवर कर दिया, किसको? चाइना को हैंड ओवर कर दिया। वो आज का ही चीन का पार्ट बन गया इन दी 1963 बाय शीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत, है ना? इसके चलते, इस एग्रीमेंट के चलते जो टेरिटरी पाकिस्तान को मिली थी बाय द ब्रिटिशर, जो वैली मिली थी, वो वैली अब चाइना को हैंड ओवर कर दी। अब इस वैली के बारे में बात क्यों किया गया? तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि जो वैली है, वो वैली बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में सिचुएटेड है। और वो वैली में देखा जाए तो सियाचिन ग्लेशियर जितने एलिवेशन पे है, उससे कम एलिवेशन है वो वैली है, थोड़ी ग्रीनरी है वहां पर। इसी के चलते वहां पर चाइना जो है एक वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ पॉलीसाइक्लोन खोलने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने वाला है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी ऑफ पॉलीसिलिकॉन। अब पॉलीसिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन वेफर्स बनाती है। अब सिलिकॉन वेफर्स का यूज कहां होता है? सिलिकॉन वेफर्स का यूज होता है माइक्रो चिप्स को बनाने में। उसका यूज होता है फॉर दी मोबाइल फोन्स में, उसका यूज होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में। अगर देखा होगा व्हाइट कलर की जो होती है सैटेलाइट्स में, व्हाइट और गोल्डन कलर की जो होती है, वो सिलिकॉन वेफर्स होते हैं। ओके, तो अब बताया ऑथर ने कि माइक्रो चिप्स अब ये आने वाला फ्यूचर है हमारा। माइक्रो चिप्स ही आने वाला फ्यूचर्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा आने वाला फ्यूचर है, जिसमें माइक्रो चिप्स लगेंगे। माइक्रो चिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ऑथर ने यही बताया कि अगर अब देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर, सॉरी नॉट वर्ल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है स्पेकुलेशन से 21st सेंचुरी में यूएस और चाइना के बीच में, ये जो होगा माइक्रोचिप टेक्नोलॉजीज के बीच में होगा, जो कि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को मिलेंगे, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना के जो चाइना के साथ में होगा उनको मिलेगी, चाइना के साथ में होगा उसको नहीं मिलेगी। रीजन भी क्योंकि चाइना ही ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने वाला है पॉलीसाइक्लोन्स की। देन अब ऑथर का सिंपल सा कहना है, ऑथर ने फिर आगे बताया कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में, अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी एंड अदर थिंग। लेकिन जो फाइनली जो कहना है ऑथर का, वो यही कहना है कि अगर इंडिया को बहुत आगे निकलना है, अपना ग्लोबल पावर एक्सप्रेशन देखना है, तो चाइना की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब चाइना के साथ उसके अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। अगर वो चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रखेगा इंडिया, और चाइना भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखेगा, तो दोनों के लिए खराब है। हमेशा जब भी इंडिया और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, दोनों कंट्रीज के लिए खराब रहा है, किसी भी कंट्रीज के लिए फेवरेबल नहीं रहा। इसी के चलते दोनों कंट्रीज को अपने अपने रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे। अब इंडिया को भी रखने पड़ेंगे। अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर को ऐसा होल मानते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में ही ये पॉलीसाइक्लोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलने वाली है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी पॉलीसाइक्लिन को लेकर। और आने वाले फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। ओके, तो इंडिया को अच्छे रिलेशंस रखना जरूरी है चाइना के साथ। मूविंग फर्दर, सो अगेन दिस इज समथिंग अबाउट दिस पेज, समथिंग अबाउट टोटल अबाउट द कोविड-19। हमें कोविड-19 के बारे में नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी ये ग्राउंड सिचुएशन बता रहा है। दिस समथिंग अबाउट जम्मू, दिस समथिंग अबाउट तेलंगाना, दिस समथिंग अबाउट अगेन कि क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल्स में। सो हम स्किप करेंगे इस पेज को। ओके, सो अगेन, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, तो वर्ल्ड न्यूज में क्या हुआ? एक चाइना ने रॉकेट वन मंथ पहले एक भेजा था रॉकेट। और उस रॉकेट का जो डेब्रिस है, मतलब जो लास्ट पार्ट था रॉकेट का, वो डेब्रिस कहाँ मिला? इंडियन ओशन में मिला, नियर मॉलदीव्स। मॉलदीव्स के पास इंडियन ओशन में वो डेब्रिस गिर गया, जिसके चलते नासा, जो कि यूएस की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्लैम किया बीजिंग को कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और आप ऐसे सस्ती चीजें नहीं लगाएंगे अपने रॉकेट्स में कि इन फ्यूचर अगर वो डेब्रिस गिरे तो किसी कंट्री या ह्यूमन पॉपुलेशन को इम्पैक्ट न डाले, है ना? तो चाइना ने वही स्लैम किया। चाइना ने बोला कि किसी की टेरिटरी में हमने नहीं गिरा, ये बेसिकली इंटरनेशनल वाटर्स में गिरा, और इंटरनेशनल वाटर किसी का भी टेरिटरी नहीं होता, वहां पर सबका क्लेम होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल वाटर्स में गिरा है, इसमें हमारा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारी किसी भी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बट नासा ने वही बोला है कि इन फ्यूचर अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो हो सकता है जरा चांसेस किसी कंट्री या किसी पब्लिक के ऊपर गिरे, तो ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए फ्रॉम इन फ्यूचर। लेकिन चाइना नहीं मान रहा है बात। अगेन सो स्कॉटलैंड में इलेक्शंस हुए और वहां पर स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी जीत गई।
इलेक्शंस में स्कॉटिश नेशनल पार्टी जीत गई, जो कि डिमांड कर रही थी, अभी इसी ईयर डिमांड कर रही थी फॉर द रेफरेंडम के लिए। रेफरेंडम के लिए डिमांड कर रही थी कि रेफरेंडम के चलते वो चाहते हैं कि वो स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, यूके का पार्ट ना रहे। इसी के चलते बोरिस जॉनसन जो कि अभी एक्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने बुलाया है स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी के विनर्स को और चाहते हैं कि सेकंड रेफरेंडम ना हो। लेकिन स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो क्लेम कर रही है कि हमारे यहाँ की पब्लिक बोल रही है कि रेफरेंडम कराएँ, सेकंड रेफरेंडम होना चाहिए। और लास्ट रेफरेंडम बेसिकली देखा जाए 2014 में हुआ था और इसको बोरिस बोरिस जॉनसन ने मना कर दिया था कि अभी हम लोग रेफरेंडम नहीं कराएँगे क्योंकि सिर्फ 6 साल पहले ही रेफरेंडम हुआ है और हर 6 साल में रेफरेंडम नहीं करा सकते। इतने टाइम पीरियड में नहीं करा सकते बिकॉज़ इलेक्शन टेक मोर टाइम, मोर मनी और टैक्स पेयर लोगों का पैसा होता है। इसी के चलते हम फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब वहाँ पर अब पार्टी ही स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी जीत गई, जो कि डिमांड कर रही है रेफरेंडम की। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है यूनाइटेड किंगडम के लिए। सो मंडे को इकोनॉमिक की कोई न्यूज़ नहीं आती। सो अगेन स्पोर्ट्स न्यूज़ में कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं है एंड नॉट वेरी फ्रूटफुल न्यूज़ फॉर आवर क्लैट और एलिट। सो इसी के चलते दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ टुडेज़ न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एन्जॉय योर डे।